हमारे यहाँ अक्सर हल्की बहस के लिए ये कह दिया जाता है कि चाय की थड़ी टाइप बहस या पानी की टपरी वाली बहस। जब ऐसा कोई कहता है तो उसका भाव क्या होता है? यही कि चाय की दुकान पर या ट्रेन में जब चार लोग बैठकर यूं ही टाइम पास के लिए कोई बहस शुरू कर देते हैं, उसमें तथ्य कम होते हैं, सुनी सुनाई चीजें ज्यादा होती हैं और सारे वक्ताओं को लगता है मैं ही सही हूं। पर चाहे वो किसी सरकार के अच्छे या खराब काम की चर्चा की बात हो या किसी और चीज की, तो और इसीलिए हमें ये सलाह दी जाती है कि चाय की थड़ी वाली बहस को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हम ये नहीं कहते कि वो चर्चाएं बिल्कुल ही स्तरहीन होती हैं, लेकिन लोगों का ऐसा परसेप्शन बन गया है। तो क्यों है ये परसेप्शन? क्या कमी रहती है इन बहसों में? क्यों उतनी इज्जत नहीं मिलती? आप इस पर सोचिए, तब तक मैं अपना नाम बता देती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। बहस वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चाय की थड़ी वाली बहस में क्या कमी रह जाती है? कमी रहती है तथ्यों की। बहस में अगर तथ्य हो तो वो भरोसेमंद और अच्छी लगती है। उनके आधार पर हम एक राय बना सकते हैं। जैसे कोर्ट में जब जिरह बहस होती है तो वो तथ्यों और तर्कों के आधार पर होती है और फिर उसी आधार पर जज फैसला सुनाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी राय या हमारी बहस तथ्यों से भरी पूरी होनी चाहिए, तभी वो हेल्दी डिबेट कहलाती है। उसके आधार पर ही राय बनानी चाहिए। और जब हम देश की अर्थव्यवस्था या इस सरकार के काम पर अपनी राय बनाएं तो वो भी तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए। और आज हम तथ्यों पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कल बजट आना है और उससे पहले आज आया है आर्थिक सर्वे। आपको पता ही होगा, पिछले कई सालों से फरवरी की 1 तारीख को बजट पेश होता है और उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वे। मतलब आज से बजट सत्र शुरू हो गया है और वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे। तो आर्थिक सर्वे में क्या निकला, हमारी नौकरी पेशा काम धंधे पर यह सर्वे क्या कहता है, इस पर आएंगे। लेकिन पहले बात एक और रिवायत की। जब साल का पहला संसद सत्र होता है तो परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो वो आयोजन भी हुआ आज। राष्ट्रपति के जरिए सरकार ने संसद को बताया क्या उनकी उपलब्धियां हैं और क्या सरकार करना चाहती है। एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है राष्ट्रपति का भाषण। एक मिनट, ये भाषण होता है या अभिभाषण? कहते तो सब अभिभाषण ही है। दोनों में क्या अंतर होता है मुझे पहले नहीं पता था, इसीलिए मैंने अपनी डेस्क पर रखी एक मोटी सी हिंदी डिक्शनरी उठाई और फर्क खोजना शुरू किया। उसमें अभिभाषण का भाषण ही मिला, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। वैसे गूगल ने भी यही बताया कि भाषण किसी सभा में दिया जाता है और अभिभाषण किसी खास मकसद से जुटे लोगों के सामने दी स्पीच होती है। अब हमें नहीं पता कि दोनों में असल में क्या फर्क है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। खैर, हम अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण ही कहेंगे। थोड़ा औपचारिक और आधिकारिक सा लगता है। भाषण से चुनाव वाले भाषण वाली फीलिंग आती है। तो पूरा अभिभाषण आपको नहीं सुना पाएंगे, कुछ जरूरी हिस्से दिखाएंगे और मोटी मोटी बातें बताएंगे। देश के वीरों को नमन करते हुए महामहिम ने अपना अभिभाषण शुरू किया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जिक्र भी किया। इन सब के बाद राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था की तारीफ की। कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है भारत। इंटरनेट यानी डेटा और स्मार्टफोन्स बहुत सस्ते हैं भारत में, इसका भी जिक्र हुआ। राष्ट्रपति ने सस्ते नेट और मोबाइल युवाओं के लिए फायदेमंद बताए। कोरोना के टीकाकरण पर भी जोर रहा। राष्ट्रपति जी ने कहा कि अब तक 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बन चुका है। सुनिए। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। इस अभियान की सफलता ने देश को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 3 तलाक का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत हुई है। सुनिए। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है। 2021-22 में 28 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों की तरफ से 65,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यह राशि 2014-15 की तुलना में 4 गुना अधिक है। सरकार ने हजारों महिला सेल्फ हेल्प
ग्रुप्स के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर उन्हें बैंकिंग सखी के रूप में भागीदार भी बनाया है। ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उज्ज्वला योजना की सफलता के हम सभी साक्षी हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं बहनों की उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल से अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। बेटे बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आय को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार और भी काम कर रही है, राष्ट्रपति ने यह भी बताया। जैसे महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ोतरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र भी हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में विकास के लिए क्या किया गया इसका भी जिक्र हुआ। बताया कि वहां 7 मेडिकल कॉलेजेस और 2 एम्स बनाने का काम चल रहा है। डिफेंस सेक्टर के बारे में राष्ट्रपति ने बताया कि मेक इन इंडिया पर सरकार का जोर रहा। कई और भी काम गिनाए। तो कुल मिलाकर ये सरकार की मोटी मोटी रिपोर्ट कार्ड कोविंद जी ने संसद में पेश की। ये तो हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात। अब चलते हैं आर्थिक सर्वे की तरफ। पहले ये समझिए कि आर्थिक सर्वे होता क्या है। हमने थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में बताया कि ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसी तरह आर्थिक सर्वे होता है अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड। साल भर में किस सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही, कहां कितनी तरक्की हुई और आगे सरकार को क्या करना चाहिए, ये सब होता है इस सर्वे में तथ्यों के आधार पर। और ये तैयार कौन करता है? सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, अंग्रेजी में कहते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेकिन अभी ये पोस्ट खाली है क्योंकि के सुब्रमण्यम के इस्तीफे के बाद सरकार ने अभी तक किसी को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त नहीं किया है। इसीलिए प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर और उनकी टीम ने इस बार आर्थिक सर्वे तैयार किया। पिछले कई सालों से आर्थिक सर्वे 2 हिस्सों में यानी 2 वॉल्यूम्स में पेश किया जा रहा था, लेकिन इस बार एक ही वॉल्यूम रखा गया है। देश के आजाद होने के बाद बजट वाली परंपरा शुरू हुई तो ऐसा होता था कि बजट और आर्थिक सर्वे दोनों एक ही दिन पेश किए जाते थे। लेकिन फिर 1964 के बाद से आर्थिक सर्वे एक दिन पहले आने लगा। आप पूछेंगे इसके पीछे का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि बजट में सरकार क्या करती है, किस सेक्टर को कितना पैसा देती है, उसकी वजह या उसका कॉन्टेक्स्ट आर्थिक सर्वे में पहले ही समझाया जाता है। इसीलिए एक दिन पहले लाया जाता है आर्थिक सर्वे। वैसे ये जानकारी हमें पता नहीं थी, हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल से पता लगी। सोचा आपको भी बता देते हैं। तो अब पलटते हैं आर्थिक सर्वे के पन्ने। किसी भी आर्थिक सर्वे में सबसे अहम चीज होती है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। इस बार के सर्वे में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। यह अनुमान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। तो चालू वित्त वर्ष का क्या अनुमान है? 9.2%। आर्थिक सर्वे कहता है कि वैक्सीन के कवरेज की वजह से अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, सारे उद्योग धंधे सही रहेंगे। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो सर्वे कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार ग्रोथ 3.9% रहेगी। इससे पहले के 2 सालों में ग्रोथ 3.6% और 4.3% रही थी। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इसकी विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है। बाकी सेक्टर्स के लिए भी आर्थिक सर्वे में अनुमान है और अपने अनुमानों के आधार पर आर्थिक सर्वे कहता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है और चुनौतियों से निपटने में हम सक्षम भी हैं। सरकार को सुझाव दिया गया है कि सप्लाई तो ठीक हो रही है लेकिन डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। डिमांड और सप्लाई वाला रूल आपको पता ही होगा। डिमांड नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है लोग खरीद नहीं रहे हैं। और लोग कब खरीदते हैं? जब उनके पास पैसा होता है। तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि लोगों के खरीदने की क्षमता यानी परचेजिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है। उसके कई तरीके होते हैं, आज उन पर ज्यादा गहनता से चर्चा नहीं करेंगे, कुछ मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। सर्वे कहता है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो $1.4 ट्रिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। सर्वे कहता है कि फिस्कल डेफिसिट भी काबू में है, यानी सरकार का घाटा सरकार के तय पैमाने के मुताबिक ही है, ज्यादा नहीं है। खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा पर्याप्त है। सर्वे में आम आदमी से जुड़ी मुद्दों की बातें करें तो महंगाई पर चिंता जताई गई है।
क्रूड ऑयल के भाव से महंगाई और बढ़ सकती है, इस तरह की जानकारियां हैं। अब इस सर्वे को किस तरह समझना चाहिए, हम अर्थशास्त्री तो है नहीं, तो आपको काम की चीजें आसान तरीके से समझाने के लिए हमारी टीम ने कुछ अर्थशास्त्रियों से बात की। सुनते हैं। सर्वे को मैं बहुत ही प्रैग्मेटिक उसमें देखता हूं कि हमारी ग्रोथ सबसे पहले तो कि फास्टर लेन में ही रहेगी। ये एक बहुत खुशी की बात है कि हम अगले साल भी 8% से ज्यादा ग्रोथ हासिल कर पाएंगे ऑन द बेस ऑफ 9%, जो अभी इस साल हम अचीव करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हाई बेस के ऊपर हम फिर एक अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अटेन कर पाएंगे। और दूसरा, मैं इस बात से खुश हूं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इस साल बढ़ा है। जो कंजम्पशन है इकोनॉमी में वो पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि पिछला साल तो एक पेंडेमिक ईयर था, तो इस साल कुछ बेस इफेक्ट भी मिला है। लेकिन आने वाले वर्ष में आशा है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो एक तेज गति से रफ्तार में आए, जिससे कि इकोनॉमी को एक मल्टीप्लायर इफेक्ट मिले। क्योंकि अगर कंजम्पशन इंक्रीज होगी तभी जाके जो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होने से फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक इकोनॉमी में जो एक पॉजिटिव जो दिशा है, पॉजिटिव दिशा संकेत आएगा और हम आगे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएशन होगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर खास करके मैं ये बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, जो पहले पिछले साल में 3.6% का ग्रोथ रेट इस और अगले वर्ष में फिर उसके आसपास ही जो ग्रोथ रहने का उम्मीद है, तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत ही रेजिलिएंट इकोनॉमी क्रिएट हुई है, जो आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी माहिरियत हासिल करते हैं, क्योंकि हम एग्रीरियन इकोनॉमी है, तो जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगा और हम एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अच्छा एक टारगेट अचीव कर पाएंगे। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी सरकार की प्रोजेक्ट करती है कि हम आने वाले वर्षों में $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करें, तो फिर वो हमारे लिए अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। और खासकर जो इकोनॉमिक सर्वे में मैंने देखा कि जो 2021-22 में 14,000 से ऊपर जो स्टार्टअप्स इंक्रीज हुए, एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो भारत है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी तरफ एक इनोवेटिव माइंडसेट लेके आगे बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये भी एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि 2021 में जो यूनिकॉर्न्स थे, वो जो उनका जो स्टेटस है, जो जिन्होंने स्टार्टअप्स में से यूनिकॉर्न को अचीव किया, 44 नंबर जो है बहुत ही एक ऐसा नंबर है जो हमें एक अच्छे काफी इंस्पायरिंग जो आगे दिशा दिखाता है कि आने वाले टाइम में हम और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की रफ्तार है और जो दिशा और जो सोच है, वो सभी चीजें अच्छे से प्रोजेक्ट की गई हैं और अच्छे से बताई गई हैं कि हमने क्या क्या चीजें अचीव की हैं। आने वाले टाइम में मैं इसी सर्वे से ये आशा रखता हूं कि जो अगला बजट है, जो कल बजट प्रोड्यूस होने वाला है, उसका जो मेन फोकस है वो स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर होना चाहिए। और सरकार में पक्ष विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 8 से 8.5% जो है नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ रेट रहेगी, मतलब 2023 में, और जो इस साल के बारे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप ठीक कह रहे हैं कि 9.2% ग्रोथ रेट को फोरकास्ट किया गया, जो आरबीआई भी कह रही है और आईएमएफ भी 9% बोल रहा है। और उसमें यदि उस ब्रेकअप को देखें तो उसमें हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है वो की जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और वो है 11.2%। और जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट की बात की जा रही है वो 8.2% ग्रोथ रेट की बात की जा रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट की बात की जा रही है वो 3.9% की बात की जा रही है, जो इस फाइनेंशियल ईयर की बात है। तो उस लेवल पे तो आंकड़ों के हिसाब से सही है, लेकिन जो आपने बात कही कि भाई जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन जो है, बिल्कुल वो मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात है कि 1.4 ट्रिलियन आप डॉलर यदि स्पेंड करेंगे, जब भी आप 2025 में जो एक ड्रीम है $5 ट्रिलियन का, वो आप अचीव कर पाएंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो उसमें है चैलेंजेस, और इसलिए आपने बिल्कुल ठीक रेफरेंस दिया कि वो अजम्पशंस वो स्ट्रांग हैं, उनको हमें देखना होगा। और वो अजम्पशन बिल्कुल एक यही बोली जा रही है कि जो प्राइसेस हैं बिल्कुल ऑयल के, क्रूड ऑयल के, वो 70 से 75 के बीच में होने चाहिए। जो लिक्विडिटी की बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, वो जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं जो डेवलप कंट्रीज के, अमेरिका का, इंग्लैंड का,
वो अभी शुरुआत उन्होंने एक तरह से हिंट दे ही दी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे भी होगा या इंडियन जो इकोनॉमी उस पे भी होगा। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक और मानसून की जो डिस्ट्रप्शंस हैं उसको भी नॉर्मल मान रहे हैं। तो आई होप कि मतलब उम्मीद पे दुनिया जो है वो कायम है। वैसे आर्थिक सर्वे के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगा लिया होगा कि कल बजट में क्या हो सकता है। आर्थिक सर्वे से आज शेयर बाजार में भी थोड़ी रौनक दिखी। शायद बाजार को बजट से उम्मीदें हैं, अर्थव्यवस्था की बेहतरी के संकेत हैं। ये तो हुई आर्थिक सर्वे की बात। अब दिन की कुछ और जरूरी खबरें। बात पेगासस वाले मामले की। पेगासस का मामला एक बार फिर से उठ रहा है। यह हुआ अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक हालिया आर्टिकल से। इसमें साइबर सिक्योरिटी से जुड़े विशेषज्ञों ने दावा किया है कि इस मैलवेयर के जरिए भारत में कुछ लोगों के फोन्स हैक किए गए थे। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत में कई लोगों के स्मार्टफोन्स की पेगासस के जरिए जासूसी की गई थी और ये नए कथित सबूत अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पेगासस विवाद में सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने याचिका दाखिल की थी, अब उन्होंने ही इस मामले की जांच कर रही कोर्ट की कमेटी के सामने एक नया हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में एक्सपर्ट्स की एक जांच रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के कुछ एक्सपर्ट्स को अपने उन स्मार्टफोन्स की फॉरेंसिक जांच करने के लिए कहा था जिसमें पेगासस के जरिए जासूसी किए जाने का शक था। इन एक्सपर्ट्स को जांच के दौरान कुछ स्मार्टफोन्स में पेगासस की सेंधमारी के पुख्ता सबूत मिले हैं। मतलब सरकार की मुश्किलें इस मामले में थोड़ी और बढ़ सकती हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब आखिर में कू की राय। आज का सवाल था, बजट को लेकर आम लोगों को सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए? हाँ 85%, ना 15%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी लल्लन टॉप को फॉलो करें। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या हैशटैग LT शो ऑन कू के साथ कू पर बता सकते हैं। हम उसे भी द लल्लन टॉप शो में शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।